आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज इस 5 के पंच प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर की सियासत और जम्मू कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी लीडरान के अंदर कुछ ऐसी भी बातें हैं, कुछ ऐसे भी बयानात हैं जिनका अपोजिशन लीडरान, अपोजिशन जमातों का मानना है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बात कर रहे हैं हम मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी की। हाल ही में उन्होंने दिल्ली के अंदर बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो लोगों के साथ उन्होंने वादे किए हैं, शायद वो उन वादों पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से जो बड़ा बयान आया है सामने, उनकी जानिब से क्या कहा गया कि पार्टी को अपने नजरियाती वादों पर कायम रहना पड़ेगा, ये आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है वादे पूरे न हुए तो आवाम से ये धोखा होगा और वादों को पूरा करने के लिए अभी भी वक्त है, ये आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि अगरचे हुकूमत को, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को चंद ही माह हुए हैं जम्मू कश्मीर में हुकूमत के, लेकिन अभी भी बहुत वक्त है हुकूमत के पास, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, कि जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं उन वादों को पूरा करना है। और जिस एतमाद के साथ हमने लोगों से वोट हासिल किया है, वोट लिया है, पार्टी को अपने नजरियाती वादों पर कायम रहना पड़ेगा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया। उन्होंने इन बातों का इजहार जेएनयू के अंदर एक प्रोग्राम के दौरान बात करते हुए किया। दिल्ली के अंदर हालिया इस बयान में उन्होंने कहा है कि पार्टी के साथ अगरचे कुछ इख्तिलाफात हैं, लेकिन उन इख्तिलाफात को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो अपने लोगों के साथ जो उन्होंने खुद वादे किए हैं वो उन वादों पर भरपूर उस पर कायम है और उन वादों को पूरा करने के लिए वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। अगर रूहुल्लाह मेहदी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। इसके बाद जब मैं हाउस अरेस्ट था और हमारे साथ बहुत सारे लोग जो है वो जेलों में भी बंद थे और कम्युनिकेशन जब खुली, मैंने तब जब बात करना शुरू किया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब हम सब रिहा होंगे और कम्युनिकेशन खुलेगी, एक तहरीक शुरू हो जाएगी जिसकी क़यादत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। और तहरीक अपने राइट्स के लिए, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए होगी, अपनी डिग्निटी के लिए होगी। मगर वक्त गुजरता गया, महीने गुजरते गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मेरी डिफरेंसेस आज से नहीं है, मेरी डिफरेंसेस उस दिन से है। मैंने तब भी यही कहा, आज भी कह रहा हूं कि वी मिस नॉट द अपॉर्चुनिटी, वी मिस द रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को रेस्पॉन्स में 5 अगस्त के रेस्पॉन्स में एक मूवमेंट चलानी चाहिए थी अपने हुकूक के वापसी के लिए। मैं इंडिविजुअली कोशिश करता आया और वही मेरी डिफरेंसेस थी। फिर असेंबली इलेक्शंस आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उसको बनाएंगे, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम सभी ये जो जुड़ रहे हैं 90 कैंडिडेट्स, ये इस अपॉर्चुनिटी को सीट पे बैठने के लिए एक इलेक्शन नहीं देखेंगे। दे विल सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अ मोमेंटम। तो वो अपॉर्चुनिटी भी हमने खो दी। उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी, मैंने यही कहा था कि आज भी कह रहा हूँ, दिस गवर्नमेंट इज फॉर रेजिस्टेंस। ये आम गवर्नमेंट नहीं है, आम हालात में बनाई हुई गवर्नमेंट नहीं है। ये सारा प्रोसेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज थी मूवमेंट बनाने के लिए, बट वी मिस दैट। आई एम सॉरी फॉर दैट। इंडिविजुअली मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस डिड मिस द अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल टाइम्स टू टर्न दीज। अगर रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया है कि हमने वो मौका खोया है, लेकिन अभी भी वक्त है, वक्त के साथ साथ हमें ये चलना है। अभी भी वक्त है, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं हमें उनको पूरा करना होगा। इस सिलसिले में पीडीपी की जानिब से भी बयान सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस बयान को किस तरह से देखा, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलते हैं। और जिन एस्पायरेशंस को हमको रिप्रेजेंट करना है, इट शुड बी क्लियरली विजिबल। हमारे पास इस वक्त गवर्नमेंट के पास अच्छी मेजॉरिटी है, वो क्या कहते हैं, विद अथॉरिटी इस चीज को एजिटेट कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जिस चीज के लिए हम सबको इकट्ठे होना चाहिए,
रूलिंग पार्टी को, अपोजिशन को, क्योंकि ये लोगों का मसला है। हम भी जब वोट मांगने निकले थे तो यही कह के हमने वोट मांगे, अब लोगों ने एतमाद एनसी को दे दिया। तो इसमें हम सबको इकट्ठे होना चाहिए, और अगर रूलिंग पार्टी के अंदर ही इख्तिलाफ राय है, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग सिचुएशन दिस इज। मुझे लगता है कि वो बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो घर ही ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जब हम घर में ही कन्विंस नहीं है, एक पेज पर नहीं है, कल हम भारतीय सरकार को कैसे कन्विंस करेंगे, या कैसे उनसे वो सब चीजें हासिल करेंगे जो उन्होंने हमसे छीनी है। क्या लोग तो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, इस मसले में, इस लड़ाई में हम सबको इकट्ठे होना है। और जब हमारी सबसे बड़ी पार्टी, जिसको लोगों ने एतमाद दिया, जब उनके अंदर ही इख्तिलाफ राय है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कमजोरी है। देखिए, सीधी सी बात है, आगा आगा रुल्ला साहब का कुछ और कहना है और उमर साहब का कुछ और कहना है। सीधे पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिवीजन है, कहीं ना कोई कुछ गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दो ग्रुपों में बांटी हुई है, एक ग्रुप एक स्टेटमेंट देता है, दूसरा ग्रुप दूसरा स्टेटमेंट। जहां तक आगा रुल्ला साहब का ताल्लुक है, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कमिटमेंट्स है अभी तक फेल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उन कमिटमेंटों को पूरा करने के लिए, चाहे 12 सिलेंडर हो, कुछ हो, लेकिन ठीक है, हम मानते हैं कि 4 महीने 3 महीने के अंदर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक प्रोसेस तो शुरू करनी चाहिए थी कि किस तरह से हम इन कमिटमेंटों पे काम करें, किस तरह से इनको करें। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार सोई हुई है, लोगों में मुश्किलात है, लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये पॉलिटिक्स में लगे हैं आपस में, रुला साहब और उमर साहब। कोई कुछ स्टेटमेंट देता है, कोई कुछ स्टेटमेंट, कोई स्टेटहुड का राग अलाप रहा है, कोई 370 का राग अलाप रहा है, जबकि ये जानते हैं कि स्टेटहुड वापस आ जाएगा। और मोदी साहब ने उस फंक्शन में भी कहा जहां उमर अब्दुल्ला साहब सीएम बैठे थे, जब टनल की इनॉग्रेशन थी। और जहां तक 370 का ताल्लुक है, वो तो मर चुका है, वो आने से रहा, वो वापस नहीं आएगा। अब गारंटियों से दूर दूर लोगों को रखने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, दूर रखने के लिए, अब दोनों साथ मिलकर अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। देखिए, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट चल रही है और अभी तक 4 महीने लगभग हो चुके हैं और एक काम भी उन्होंने अभी तक नहीं किया, और जो लोगों की आज राय हम सुनते हैं, लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एतमाद खो चुकी है। और आज लोग भी इस बात को मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है, उसकी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है उन वादों को पूरा करने के लिए जो वादे उन्होंने इलेक्शन के दौरान किया, मैनिफेस्टो में, उसके बाद जो वादे किए। आज लोगों की एक आम राय बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब लोगों में वो भारतीय एतमाद खो जनता चुकी है पार्टी जिस का एतमाद मानना से। है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम में एतमाद खो चुकी हैं इस अगर रुहुल्ला मेहदी के हालिया बयान और उसके साथ साथ ही जो अपोजिशन जमात है पीडीपी की बात करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जानिब से भी अपना अपना बयान जो रद्दअमल है वो जाहिर किया गया है, वो सामने आया है। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं। सरबजीत सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह, तर्जुमान कांग्रेस का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट शौकत चौधरी, पीडीपी से आपका ताल्लुक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अहमद अयाज, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अयाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम चलेंगे कांग्रेस के तर्जुमान जगदीप सिंह के पास। जगदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आगा रुहुल्ला मेहदी की जानिब से वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा है कि जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली इंतखाबात हुए हैं, लोगों के साथ हमने जो वादे किए हैं और जिसके लिए हमने वोट लिया है, जो लोगों के साथ जो एतमाद था नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, वो एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस आहिस्ता आहिस्ता खो रही है। आप आगा रुहुल्ला मेहदी के इस बयान को आप कहां पे देखते हैं? साहब आदाब, आपके दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन मेरा जी। देखिए, ये शायद पहली मर्तबा है कि आधिकारिक तौर पर मेरी हमारे मुख्य प्रवक्ता और मेरे मार्गदर्शक रविंद्र शर्मा जी से बात हो नहीं पाई व्यस्तता के चलते। पर व्यक्तिगत में जो कुछ बातें जो है वो स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले तो समझना ये होगा कि किसका पैर किसकी शाह रग पे है और क्यों मजबूरन इस तरीके के विरोधाभास बार बार देखने को मिलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे गठबंधन का एक अहम घटक दल है। बिल्कुल। हमारी निश्चित तौर पर हर मुमकिन और हर चंद कोशिश होगी कि कहीं पर भी पार्टी का जो आपसी सामंजस्य है उसमें कोई किसी किस्म की रार ना हो। और दूसरी बात, ये व्यक्तिगत मामला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इस पर अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन इस पूरी बयान के 2-3 पहलू मैं आपको बता दूं। पहली बात, जेएनयू जो है वो बुद्धिजीवियों की
जमात मानी जाती है, बड़े अव्वल दर्जे के छात्र वहां पे होते हैं। लेकिन जब रहूल्ला साहब बयान दे रहे थे और जिस तरीके से कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, पीट रहे थे, उससे एक बात तो साफ सिद्ध हो रही है कि महज इतने स्पैन ऑफ पीरियड में आप क्या तवक्को कर रहे हैं अपनी सरकार से, वो भी उस समय जबकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 लगाकर भाजपा ने न केवल आपके तमाम अख्तियार छीन लिए हैं, बल्कि इतने सशक्त जनादेश के बाद भी आज परिस्थिति ये है। अभी भाजपा के जो व्यक्ति विशेष बोल रहे थे, शायद कश्मीर से हैं, देखिए निर्लज्जता का कैसा अमृतकाल है। ये कहते भी इनको गुरेज नहीं होता, आपने बिजनेस रूल उनको दिए नहीं, वित्तीय मामले सब आपके हाथ में है, लॉ अबाइडिंग एजेंसीज आपके पास हैं, बजट में आपने कई 100 करोड़ की कटौती कर दी, उसके बाद आप तंज कस रहे। आप तो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं किसी तरीके की रार उत्पन्न हो। और दूसरा, इस मामले का एक पहलू और बता दूं आखिर में, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब बड़े मजे हुए राजनेता है, मैं अक्सर कहता हूं, जम्मू को प्रतिनिधित्व दिया गया, सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम बने, ऐसे में कुछ एक बड़े नेता जो है, उसमें अब्दुल रहीम आतर साहब आते हैं, अली मोहम्मद सागर साहब आते हैं, तो उनके बेटे भी जो है वो चुनाव जीते हैं। तो वो जो बड़े आला दर्जे के नेता हैं, इन सबको मिल बैठकर जब मुझे लगता है इनकी बात होगी, तो रहूल्ला साहब जो है वो पहले आरक्षण पर बोले, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा कमिटमेंट्स पर सवाल उठाया, आप तीसरी मर्तबा बात कर रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत है। और मैं परोक्ष रूप से ये भी कह दूं कि किसकी डेट ऑफ बर्थ में ये देखना नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम है। जी जनाब। चलिए अब जरा भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान सरबजीत सिंह के पास चलते हैं। सरबजीत जी, आपने भी आगा रुहुल्लाह मेहदी का बयान तो सुना ही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अल्ताफ ठाकुर जो तर्जमान है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि जो एतमाद है अवाम में वो खो चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। और आगा रुहुल्लाह मेहदी एक बयान देता है और जो वजीर आला है उमर अब्दुल्ला एक बयान, यानी कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात साफ तौर पर वाज़ेह आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का भी मानना है कि जो पावर्स हैं हुकूमत के पास वो अभी तक दिए नहीं हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं दबे अल्फाजों में ही भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस का इल्जाम भी है। जी 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 वैसा बिल्कुल मैंने सुना अभी। देखिए ये बिल्कुल ऐसी अभी पोजीशन है, उमर अब्दुल्ला साहब कुछ बयान देते हैं और उन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट मेहदी साहब, ये इससे साफ लगता है कि ये लोगों में जो विश्वास है कश्मीर के लोगों का, जम्मू के लोगों का तो पहले ही खोया हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों का भी विश्वास खो चुके हैं। क्योंकि 4 महीने में अभी तक कोई भी ऐसा काम जो लोगों को हित में कोई ऐसा फैसला करके नहीं दिखाया है। क्योंकि सब लोग वहां पर उत्साहित थे कि नई सरकार आई है, बहुत अच्छे फैसले होंगे, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी। इनका जो मैनिफेस्टो है उसमें भी हम देखें तो इन्होंने बहुत कुछ लुभाने वादे जो थे वो किए थे, तो वो कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये आपस में मिली भक्ति भी हो सकती है कि वो उस साइड जाएं और ये लोगों को साथ रखें कि हम तहरीकें चलाएंगे। बहुत सारी तहरीकें कश्मीर में चली, उसका क्या नतीजा निकला आप जानते हैं। तो ये सारी इनकी जो असमंजस की पोजीशन है ये दर्शाती है कि ये बिल्कुल सहज नहीं है, इनके अंदर 2 गुट हैं। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इनका ये अंदरूनी मसला है, लेकिन लोगों के हित की कोई बात नहीं हो रही है। लोगों के साथ ये विश्वासघात है, कश्मीर के लोगों के साथ भी और जम्मू के लोगों के साथ। सरबजीत जी एक चीज यहाँ आपको एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि 5 महीने या 4 महीने हुकूमत को देना और हुकूमत को जज करना 4 महीने ये काफी नहीं है, क्योंकि 5 सालों के दौरान अगर हुकूमत करनी है तो 4 महीने एक हुकूमत यानी कि उनको जज करना इंसाफ तो नहीं है। काफी चैलेंजेस हैं हुकूमत के पास, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर हम ये तय नहीं कर सकते, ये जज नहीं कर सकते कि हुकूमत फेल हुई है, हुकूमत क्या फेलियर है। देखिए 4 महीने में कुछ अहम कदम ये उठाएं जो लोग हित में हो। आज आपस में इनका झगड़े का क्या मतलब है? इनका झगड़े का यही मतलब है कि सब कुछ वहां सामान्य नहीं है। यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो गवर्नमेंट में है, वो कुछ बोल रहे हैं। यही मेंबर पार्लियामेंट का ये दूसरी तीसरी बार बयान आया है, क्योंकि लोगों को समझते हैं कि लोग जो है वो हमारे हाथ से खिसक रहे हैं और कोई भी ऐसा फैसला लोग हित में ये कर नहीं रहे हैं। अभी तक पहले तो दफा 370 की बातें करते थे, जैसे हमारे प्रवक्ता ने कहा कि वो अब वापस आने वाली नहीं है, स्टेटहुड जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये कोई लोगों के हित की बात नहीं करते हैं।
पहले भी आपने सरब देखा जी दोबारा आपके पास नेशनल आऊंगा। कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान कांग्रेस जगदीप जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जगदीप जी। चलिए एडवोकेट शौकत चौधरी के पास चलते हैं, पीडीपी के तर्जुमान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे पीडीपी से कि किस तरह से जो आगा रुहुल्ला मेहदी की जानिब से बयान दिया गया है कि जिसके लिए हमने इलेक्शन लड़ा है, जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम वादे पूरा करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी बहुत टाइम है, यानी कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, हम लोगों के साथ वादों को पूरा कर सकते हैं। ये आगा रुहुल्ला मेहदी की जानिब से कहा गया है। आप इस बयान को कहां पे देख रहे हैं, और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बयान से जिस तरह से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पार्टी और उनके दरमियान जो इख्तिलाफात है वो साफ तौर पर वाज़ह हो रहे हैं? रुहुल्ला मेहदी साहब का जो बयान मैं अभी देख रहा था, उससे देखिए एक चीज तो जाहिर होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक कहती आई है कि मेहदी साहब जो हैं वो किसी डिफरेंस की वजह से या कोई उनकी सोच जो है वो अलग नहीं है, वो यहाँ पर जाहिर हो जाती है। और ये डिफरेंसेस जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मेरे पार्टी के साथ डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल। अब दूसरी बात देखने वाली ये है कि अगर डिफरेंसेस हैं तो कोई जाति नहीं है, जातियात को इन्वॉल्व करके नहीं है। बिल्कुल। मेहदी साहब जो कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि मेहदी साहब जो है वो सच बोलने की हिम्मत रख रहे हैं और जज्बा रख रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, इसलिए वो उन्होंने ठीक कहा है कि जो हमने वादे किए हैं, अगर वादे पूरे नहीं कर पाती है सरकार हमारी, तो इसका मतलब है कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है और हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा करेंगे। अब देखिए ना, सरकार को 5 महीने होने वाले हैं, भले ही वक्त जो है वो ज्यादा नहीं हुआ, बिल्कुल, लेकिन आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। उनकी नब्ज जो है वो बीजेपी के हाथ में है, काम वो कोई कर नहीं पा रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है। जैसे अभी कांग्रेस के मेरे मित्र जो है वो भी कह रहे थे, भाई पावर्स के लिए आप लोग आए आपको पावर्स देने के लिए, ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पावर्स कैसे लेनी है। ये आपको डिसाइड करना है कि पावर्स जो हैं वो किस तरीके से जो है वो हासिल कर, लोगों के जो किए हुए वादे जो हैं वो कैसे पूरे करने हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको रिप्रेजेंटेशन दे दी, उनको ये जो आपके जमेले हैं ना ऊपर के जो लड़ाइयां हैं, उमर साहब कुछ कहेंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ कहेंगे, मेहदी साहब कुछ कहेंगे, ये लोगों को नीचे ग्राउंड पर समझते हैं। उनको एक ही बात समझ आती है, हमने जमहूरियत के जरिए आपको ताकत दी है, आप हमारे मसाइल का हल करें। तो जब मसाइल का हल नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो किससे पूछेंगे, सवाल किससे करेंगे। मैं मानता हूं ये बात कि वक्त ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके जरिए से कि जब आदमी 100 किलोमीटर भी चलता है तो शुरुआत एक कदम से हो जाती है। 5 महीने में शुरुआत हो जानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर की सरकार किसी एक भी वादे पर जो है वो अभी तक उनका कहीं कुछ दिखता नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर नहीं है। जो मसाइल थे, मैं कहता हूं लोगों को ये जो है जज करने में ये समझ नहीं आ रही है कि जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है या अभी तक वही एलजी शासन जो है वो चल रहा है। तो ऐसे हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा मैंडेट जो है वो लोगों ने दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इतने कैजुअल वे में और इतनी आसानी के साथ लोगों को कहती है कि हमारे पास पावर्स नहीं है। लोगों को इस चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास पावर्स हैं या नहीं है। लोगों को डिलीवर कैसे करना है, लोगों की मुश्किलात को कैसे हल करना है, लोगों को उससे मतलब है। जी चलिए अब ज़रा चलते हैं सियासी तज्ज़ियाकार अयाज अहमद के पास, अहमद अयाज के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जी आपका जुड़ने के लिए। जिस तरह से साफ तौर पर आगा रुहुल्ला मेहदी ने भी कहा है कि डिफरेंसेस हैं उनके और पार्टी के दरमियान, अगर इस तरह से डिफरेंसेस रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा और पार्टी के साथ साथ ही जो लोग हैं उनके लिए भी कितना बड़ा नुकसान होगा। अयाज साहब, नहीं, इससे पहले देखने की बात
इससे पहले देखने की बात यह है कि जो स्टैंड रूहुल्लाह साहब लिए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त कारकर्दगी है या चलने का जो तरीकाकार है, ये दोनों के दरमियान क्या हो सकता है और क्या फर्क पड़ने वाला है टोटलिटी में। लेकिन जो स्टैंड रूहुल्लाह साहब ले लिए हैं, उसको चलते हर एक इसको अपने अपने एंगल से देख सकता है, क्योंकि एक ही पार्टी के लोग और वो भी मेंबर पार्लियामेंट, बड़े सीनियर लीडर जो मिनिस्टर भी रहे हैं, और वो अपने पार्टी के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सामने खड़ा हो जाए और ऐसी बात कहें जो शायद पार्टी को के लिए ठीक ना हो, इसको हर एक अपने अपने अंदाजे से देख सकता है। लेकिन एक कोई इस अंदाजे से भी देख सकता है कि शायद रूहुल्लाह साहब अपना एक फ्रंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फारूक साहब, रूहुल्लाह साहब इनसे नाराज है, या कुछ और मामलात है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो एक सच्चे इंसान है, वो मुख्तलिफ है वो बाकी सियासतदानों से, आम सियासतदानों से, और वो उसी बात पर कायम जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान भी कही और इलेक्शन से पहले भी जब एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, तो शायद वो दबी लफ्जों में ये बात कहे भी है और थोड़ी नाराज भी थे शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस से, चूंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लिए जरूरी बनता है कि वो इसके ऊपर कुछ न कुछ प्रोटेस्ट करें, कुछ न कुछ एक्शन करें। लेकिन चूंकि आप वो कर नहीं पाए, इसलिए शायद वो इख्तियार, एक अलहदगी उस वक्त इख्तियार किए थे, वो ज्यादा एक्टिव नहीं थे। अब चूंकि जब इलेक्शन का मौका आया, उन्होंने बेहतर किया, अब शायद मौका मिल जाएगा, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे, इलेक्शन हो जाएगा तो एक मौका आ जाएगा बात करने का। अब उनको लग रहा है कि कोई मूवमेंट हो नहीं रही है उनके हिसाब से। स्पेशल स्टेटस 370 की बात होनी चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इसके लिए एक मुश्किलात है, जबरदस्त मुश्किलात है। वो ये है कि आगे जो सेंट्रल बात होनी है, उनके पास उसको नहीं होने का इस वक्त है, जिसका अनवर साहब ने भी इजहार किया है। और ये सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन इसका कभी ये मतलब नहीं है कि उमर साहब या रूहुल्लाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। उनका एक ही मतलब है कि कुछ किया जाए, जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो नहीं रहा। तो जब ये मामला है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जब शायद रूहुल्लाह साहब को कोई न कोई एक अपना डिसीजन आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल यही लग रही, जहां तक उनके मामले का ताल्लुक है कि रेस्टोरेशन ऑफ 370 हो, वो होने वाली नहीं है। तो शायद एक स्टेज आ जाए, एक डिसीजन लेना पड़ेगा रूहुल्लाह साहब को कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये दिख रहा है कि वो पार्टी के खिलाफ कोई फ्रंट करने वाले नहीं है, कोई उनका बिल्कुल मकसद नहीं है। लेकिन यही मकसद है कि जो कमिटमेंट हुई है, जो उन्होंने लोगों को वादा किया है कि अगर कहीं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल कोताही की, मैं लोगों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, जो उन्होंने पिछली बार रिजर्वेशन के मामले में भी दिखाई। तो वो उसी वादे पर कायम है। एक अपना उसका जाती वो सिर्फ सियासतदान ही नहीं है, बल्कि एक मजहबी पेशवा भी है और एक नेक इंसान भी है। वो उसको चलते हुए अपने वादे को दोहरा रहे हैं, और हो सकता है कि आगे एक कन्फ्रंटेशन हो जाएगी, लेकिन अभी कोई इमीडिएट सूरत हाल नजर नहीं आ रही, जहां तक मेरा मानना। बिल्कुल, दोबारा आपके पास आएंगे। कांग्रेस के तर्जुमान जगदीप सिंह के पास जाना चाहेंगे। जगदीप जी, जिस तरह से 5 महीने या 4 महीने हुकूमत को हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है हुकूमत को जज करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, लोगों के पास बहुत सारे मुश्किलात हैं। ऐसे में 4 महीने हुकूमत को, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को जज करना इंसाफ तो नहीं होगा, और ना ही ये काफ़ी होगा कि उनको जज करे कि उन्होंने गलत किया है, सही किया, या उन्होंने वो इकदाम नहीं उठाए, वो स्टेप्स नहीं उठाए जो उन्हें उठाने चाहिए। अभी जो वक्त है वो काफ़ी है, यानी कि 5 साल है, लेकिन 5 महीने या 4 महीने के दौरान उन्हें ये कहना कि उन्होंने कुछ नहीं किया कबल अज़ वक्त होगा। देखिए गौहर भाई, कोई तकनीकी वजह से मैं बहुत सारा हिस्सा चर्चा करना सुन पाया हूँ ना, मुझे पता है कि ये चर्चा कहाँ पहुंची, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा। जैसे अभी यहाँ आपके राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे कि वो बहुत बढ़िया इंसान है, निश्चित तौर पर होंगे, धार्मिक गुरु भी हैं, बिल्कुल होंगे। लेकिन आप एक सियासतदान के तौर पर जब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तरीके से नहीं कर पाते,
जी। दिक्कत ये है कि अगर आपके कोई किसी तरीके के कोई सवालात है, कोई विरोधाभास है, तो बजाय इसके कि आप पब्लिक डोमेन में आकर और एक तरह से मतलब ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि पार्टी में ऑल द रफ एजेस हैड नॉट बीन रफ्ड ऑफ येट, तो उससे बेटर था कि आप आला कमान जो भी नेता है पार्टी की उनसे बात करें। और दूसरी बात, आज तो 4 महीने हुए हैं, लेकिन जब राहुल साहब का पहला बयान आया था आरक्षण पर तभी देर हुई थी। ये समझना पड़ेगा कि आखिर एक सांसद उस पार्टी का और उस खित्ते से जहां पर पार्टी इतने बड़े जनादेश के साथ सत्ता हासिल हुई है, कारण क्या है, वजूहात क्या है, क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि बार बार पब्लिक डोमेन में आकर रहउल्ला साहब जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, फिर से मैं कहूंगा, यहाँ मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई प्रवक्ता दिखे नहीं, बेटर होता कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखते, लेकिन मेरी ये मंशा रहेगी और तवक्को रहेगी प्रवक्ता कांग्रेस के होने के नाते कि गठबंधन के तमाम घटक दल, उसमें पीडीपी भी शामिल है, और मैं उनको भी ये कहूंगा कि ये बहुत जल्दबाजी है। ठीक है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन आपको दोनों तीनों पहलू में फिर से दोहरा रहा हूं, आपके पास अख्तियार नहीं है, वित्तीय मामलों में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके अलावा बिजनेस रूल्स अभी तक फाइनलाइज हुए नहीं है, किसका क्षेत्राधिकार कितना है और क्या है ये पता नहीं है, जितनी सिक्योरिटी रिव्यूज की अभी तक मीटिंग्स हुई है चीफ मिनिस्टर को बुलाया तक नहीं गया है। जब कभी बात आती है सिलेंडर्स की, ये लोग बात करेंगे भाजपा वाले, ये बात करेंगे तमाम तरह के वादों की, 1 लाख नौकरियों की, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भाई आप मरकज में बैठे हैं, क्या आप कोई एहसान करेंगे किसी गैर भाजपा प्रदेश में? जब आप वित्तीय मदद देंगे तो क्या ये एहसान है? आप यहाँ की जनता की गहरे हार्ड मास की कमाई को कर के रूप में वसूलते हैं, और एवज में ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जिसकी आपने बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से मुखालफत की है। इस मर्तबा जो बजट आपने दिया है उसमें आपने पुलिस महकमे को तो अच्छा खासा बजट दे दिया क्योंकि वो होम डिपार्टमेंट में था, लेकिन कंपैरेटिवली तुलनात्मक ढंग से जो पिछले बजट है इस बार कई 100 करोड़ का जो है वो फर्क है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला कमान जो है कोशिश करेगी जल्द कि इस तरीके का कोई बयान जो है वो पब्लिक डोमेन में ना आए, ताकि भाजपा को, खास तौर से भाजपा को मौका मिल जाए। और मुझे तो डर है कहीं ये ऑपरेशन लोटस की एक नई कवायद तो नहीं है, मुझे ये भी डर है क्योंकि यही इनका किरदार है, पूरे देश के अंदर दर्जन भर से ज्यादा लोगों की चुनी हुई सरकारों को इन्होंने तोड़ा है, कहीं पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, कहीं पर एमएलए को जबरन अपनी गाड़ी में या अपने प्राइवेट चॉपर में बिठा कर ले जाया गया है, कैसे हमने देखा है पूरे देश के अंदर। फिर वो महाराष्ट्र हो, हिमाचल प्रदेश में ये अटेम्प्ट हुआ है, आप पूरे साउथ इंडिया की जितनी बड़ी स्टेट्स है गैर भाजपाई तमाम स्टेट्स में देख लीजिए। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम जम्मू कश्मीर में, अब राज्य तो हमारा चला गया, कम से कम जो लोकतंत्र थोड़ा बहुत यहाँ बचा है उसकी जो है कोई सेफगार्ड उसका रहे और उसकी सुरक्षा हो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, मुझे यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तमाम वादों को पूरा करेगी बशर्ते भाजपा मरकज से वो तमाम सपोर्ट जो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत ग्राउंड पे वो सपोर्ट करे। और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम तमाम लोग जो इस सरकार में बतौर जगदीप जी, क्या आप मानते हैं कि मरकज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली के अंदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रही है? गौहर भाई, आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो तत्कालीन फाइनेंशियल कमिश्नर थे इस देश के, उन्होंने पब्लिक डोमेन में कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई विपक्षी दल नहीं कह रहा, डिफरेंट काइंड ऑफ कट while providing financial assistance to the states at where the BJP doesn't have their own government. तो क्या what it means? जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जहां पर हमारी सरकार नहीं है वहां उनके आप पैसे को कम कर दीजिए, तो ये क्या बताता है? आप कैसे तवक्को करेंगे? और आप मुझे एक बात और बता दे, आज जो स्थिति है देश के अंदर लोकतंत्र की, चुनाव आयोग की, डिपोटेशन के मामले की बात कर लें, ईसी के इलेक्शन की बात कर लें, यहाँ अडानी मामले की बात कर लें, वो तमाम ज्वलंत मुद्दे जो है वहां पर आज सरकार कहां बैकफुट पे खड़ी है? और क्या आज इस देश के आम नागरिक का इस दोष की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन बचा है? और अगर बचा है तो वो तमाम सुलगते हुए सवाल, फिर चाहे लाखों वोटों के कम या ज्यादा हो जाने की बात है, फिर चाहे ईवीएम पर आपको पैसे जमा कराने के बाद भी मॉक पोल कराने की बात है, फिर चाहे आपके तमाम वो जो आपके राइट्स है उनको दबाने की बात है,
तो ऐसी परिस्थिति में मैं उम्मीद करता हूं कि कम जम्मू कश्मीर इससे अछूता रहे और भाजपा को समझ आए और वो कम से कम जो हमारा राइट। चलिए दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा सरबजीत सिंह के पास चलते हैं। सरबजीत जी, क्या आप मानते हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मरकज की हुकूमत यानी कि दिल्ली की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की, जम्मू कश्मीर हुकूमत, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रही है? देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने खुद कहा है कि केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर सरकार को पूरी सपोर्ट कर रही है। और यहाँ तक ये बजट की बात कर रहे हैं, 669 करोड़ रुपीस पिछली बार से ज्यादा इस बार बजट दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये असमंजस की पोजीशन और ज्यादा पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये 6 लोग अभी तक खुद जीते हैं कांग्रेस के, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं खास करके वो इनसे कोई भी राय नहीं लेते हैं। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। ये सिर्फ इलेक्शन इसमें सरकार में है, लेकिन इनकी कोई भागीदारी वो लेने के लिए तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि ये डूबता जहाज है पूरे हिंदुस्तान में, अगर ये हमें सलाह देंगे तो हमें भी डुबो देंगे। यहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, ये अपने मन से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि जितने वादे थे सिर्फ एक वादा रहा है। नो डाउट के यहाँ पर स्टेटहुड मिलना चाहिए और मिल जाएगा। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले कह रहे थे कि स्टेटहुड मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कुछ काम करें, कुछ अच्छा करें। अब इनकी आपस में लड़ाई। चलिए अब जरा शौकत के पास, शौकत चौधरी के पास चलते हैं। शौकत जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या हुकूमत इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि हुकूमत के पास कोई पावर नहीं है, इख्तियारात नहीं है? शौकत साहब। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। सर, मैं एक चीज जो है वो यहाँ क्लियर कर दूं कि जम्मू कश्मीर सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं, जम्मू कश्मीर सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो उन्होंने बहुत पब्लिक मीटिंग्स में और जो सरकारी मीटिंग्स हैं उनमें मीडिया के साथ इंटरेक्शन में और लोगों को ये कहा है कि हमारे पास पावर्स हैं, हमारे पास पावर्स हैं, तो इसलिए हम काम कर रहे हैं। छोड़ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, होम डिपार्टमेंट को, हमारे पास सारी पावर्स हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं जी हमारे पास पावर्स नहीं है, या कोई दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर कहता है हमारे पास पावर्स नहीं है। तो साहब मैं ये कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक्सपर्ट है। आपने देखा होगा जब इलेक्शन था तो इलेक्शन के दौरान इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, और जो पब्लिक मीटिंग्स में इन्होंने लोगों के साथ जो वादे किए वो आज की डेट में आप देख लें, उनमें और आज की बातों में कितना डिफरेंस है। तो क्या उनको ये फ्यूचर जो है ये नजर नहीं आ रहा था? क्या उनको ये मालूम नहीं था कि यूटी में इलेक्शन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यूटी में ही हमने सरकार, अगर लोग हमें ताकत देंगे तो यूटी में ही हमारी सरकार बननी है? सब कुछ मालूम था। लेकिन अब मामला ये है कि बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं है। बीजेपी भी पूरा इंतकाम जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों से ले रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आज की डेट में बीजेपी के हाथ में है, और बीजेपी ना उनको एक्सेप्ट कर रही है और ना ही उनको सपोर्ट कर रही है। और उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी सरकार ऐसे फंसी है कि ना वो आगे के हैं ना पीछे के हैं। अवाम ये चाहती है, आप दिल्ली से क्या लाएंगे, आप दूसरे किसी से क्या आपकी केमिस्ट्री है, उससे अवाम को कोई लेना देना नहीं है। अवाम चाहती है कि पिछले 6-7 सालों के जो यहाँ मसाइल हैं उनका हल चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर हम एक ही चीज को लेके चलें कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री करेंगे, मैं सर आपको ये बताना चाहता हूं, आप ग्राउंड पर आके देखिए लोगों की वो हालत है। इससे सरकार से पहले जो है वो जहां 200-300 बिल आता था महीने का, वहां आज लोगों को 1,000 बिल आ रहा है। उमर साहब की सरकार में डबल या ट्रिपल उससे ज्यादा हो गया है। चलिए आप जरा अहमद अयाज के पास चलते हैं। अहमद जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इख्तियारात कम होने की वजह से, जो बार बार भी उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इतने इख्तियारात नहीं है, उसकी वजह से हुकूमत अपना काम जो है सही तरीके से या पूरी तरीके से नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना हो रहा है? दिक्कत हो सकती है, लेकिन लोगों के पास वो इशू नहीं है, लोगों के पास वो मुद्दा है। लोगों के पास मुद्दा ये है कि इलेक्शन के दौरान लोगों के साथ कुछ वादे किए गए, मैनिफेस्टो के थ्रू जो आउटलाइन हो चुके हैं,
बहुत सारे डायरेक्टली इश्यूज ऐसे जो डायरेक्टली लोगों के साथ वाबस्ता है, जिसमें जैसे बिजली का मामला है, फ्री बिजली का मामला है, सिलेंडर्स का मामला है, अनएम्प्लॉयड के मामले हैं, केशिप को रिपील करने की बात है, या ऐसे इश्यूज जो लोगों के साथ डायरेक्ट, जैसे प्रिजनर्स को रिव्यू करने की बात है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। लोगों को उस वक्त ये एक कंडीशन नहीं रखी गई कि भाई हम तब ही ये करेंगे जब हमारा स्टेट रेस्टोर हो जाएगा। बेशक स्टेट रेस्टोर करने का एक मुद्दा था उनके पास, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं थी। ये जो उसमें कॉन्फिडेंटली कमिटमेंट करी गई लोगों के साथ, उसके चलते अगर इनके कुछ पावर्स की दिक्कतें भी हम मान लेते हैं, जिसे नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों के पास वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोगों को ये बात उस वक्त नहीं कही गई। और उसके साथ साथ अगर आपकी दिक्कतें भी हैं, जो मुझे लगता है रुहुल्लाह साहब को उसको भी ये दिक्कत है, अगर आपकी ये दिक्कतें हैं भी, लेकिन आप ये दिक्कत उनके चलते कर क्या रहे हो? आप चूंकि लोगों ने आपको इत्मीनान दिया है, अपना वोट दिया है, ये जानकर कि आप हमारे नुमाइंदे हो, आप हमारी रहनुमाई करोगे। बहुत सालों से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, लोगों के इश्यूज जमा हो गए हैं। अब चूंकि बड़े जोश खरोश के साथ, इत्मीनान के साथ और उम्मीद के साथ लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, और आपके पास बहस नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 लोग, सबसे बड़ी तादाद इलेक्शन में जीत के आए, और अच्छी तरह से जीत के आए, यहाँ तक उमर साहब को 2 जगह पर जीत के आए, तो एक बड़ा एतमाद मिला है। ठीक है, आपके पास पावर्स की दिक्कत है, लेकिन उस पावर्स को रिस्टोर करने के लिए भी क्या कर रहे हो आप? और दूसरा, क्योंकि आपके पास रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, बासेज एक एमएलए, बासेज एक रिप्रेजेंटेटिव, उसको लेकर आप कम से कम आपके एमएलए दर्ज कर सकते हैं, तो लोगों के जो कंसर्न है उनको कहीं ना कहीं उन कंसर्न को दर्ज कर सकते हैं। नहीं लग रहा है, मुझे लगता है रुहुल्लाह साहब को भी शायद ये दिक्कत है कि कुछ मूवमेंट दिख नहीं रही है, लोगों में मायूसी पैदा हो रही है, लोग बदजुन हो रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता, वो एक शायद उनके लिए भी दिक्कत है, और लोग भी परेशान है। दैट इज ट्रू, हमारा भी मानना यह है। ठीक है, आपके पास पावर्स की दिक्कत है इस टाइम, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी क्या हिकमत अमली रहेगी कि स्टेट और सेंटर के दरमियान रिलेशन सही हो, वो भी आपकी हिकमत अमली पर डिपेंड करता है। आपसे वो नहीं होता, वो भी आपके खाते में चला नहीं होता। और दूसरा ये कि अगर आपके पास पावर्स नहीं है, पावर्स ना होते हुए भी आपके पास तो अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास अथॉरिटी है एज रिप्रेजेंटेटिव, एज एन एमएलए, क्योंकि आपको इलेक्ट किया गया है लोगों के वोट से, तो उसके लिए भी आपका एक हक बनता है कुछ न कुछ करने का, कम से कम लोगों की आवाज उठाने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अयाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सियासी तज्जियाकार हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीप सिंह, तर्जुमान कांग्रेस का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरबजीत सिंह, जो बीजेपी के तर्जुमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एडवोकेट शौकत चौधरी, पीडीपी के तर्जुमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हमने बात की है आगा रुहुल्लाह मेहदी के हालिया बयान के हवाले से, जहाँ उन्होंने कहा है कि जो लोगों के साथ हमने वादे किए हैं, हमें उन वादों को पूरा करना होगा। अभी भी वक्त है, ये आगा रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया है कि अभी भी वक्त है कि हम लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करें। लेकिन दूसरी तरफ से पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम में अपना एतमाद खो रही है। लेकिन क्या इस एतमाद को बहाल करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रोग्राम 5 के पंच में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जिये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।